लेकिन राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परिवारवाद पर बहस छेड़ी थी और वो बहस लगातार जारी है, तो आज हम इस परिवारवाद पर बात करेंगे, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई कांग्रेस की दुर्दशा राहुल गांधी के राजनीतिक स्थिति के लिए परिवारवाद ही जिम्मेवार है, और क्या वाकई राजनीति के लिए परिवारवाद इतना खतरनाक है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ तथ्यों पर बात करेंगे कि सिर्फ भारत नहीं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर परिवारवाद की क्या स्थिति है राजनीति में। फिर ये भी कि हिंदुस्तान के भीतर कांग्रेस के अलावा और किन किन राज्यों में परिवारवाद है और वहाँ परिवारवादी राजनीति के कारण क्या स्थिति है। तो शुरुआत हम पहले हिंदुस्तान से ही करते हैं और एक स्टेट को चुनते हैं जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसको हम ऐसा देखें कि वहाँ पे एक पार्टी है डीएमके, करुणानिधि की पार्टी। अभी स्टालिन जो करुणानिधि के बेटे हैं वो वहाँ के सीएम हैं। अब आप विभिन्न विकास के विभिन्न पैमानों पर दो स्टेट को उठाइए, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कुछ भी, और वहाँ दो स्टेट को रखिए, एक गुजरात और एक तमिलनाडु। और आप मेरी बात पे भरोसा बिल्कुल मत करिए, गूगल का सहारा लीजिए, ऑथेंटिक सोर्स से इस जानकारी को इकट्ठा करिए। ज़्यादातर पैमानों पर अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो और अन्य कई चीज़ें हो, वहाँ आपको गुजरात से ज़्यादा आगे तमिलनाडु दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ, जबकि डीएमके और एआईएडीएमके वहाँ की दो मुख्य पार्टियाँ हैं। ठीक है, जयललिता अब नहीं रही तो उनकी पार्टी में हम परिवारवाद जैसा आरोप तो नहीं लगा सकते, हालांकि बहुत हद तक था। जब तक जयललिता थी उनकी पार्टी एक परिवार की तरह ही चलती थी, मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड की तरह। लेकिन डीएमके जिसके फाउंडर करुणानिधि थे, एम करुणानिधि, जो अब नहीं है, उनके बेटे और उनका पूरा परिवार, तकरीबन बेटे, भतीजे, बेटियां, दामाद, सब के सब राजनीति में है। लेकिन फिर भी तमिलनाडु एक डेवलप्ड स्टेट क्यों है? और भी कई स्टेट है जहां पर इस तरह की राजनीति है, परिवारवादी राजनीति है, और भाजपा को उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मसलन जम्मू कश्मीर में भाजपा एक परिवारवादी पार्टी पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाती है, उसको परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं है, परिवारवादी राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस के अलावा, या अभी जो जगन मोहन रेड्डी है वो कांग्रेस में ही उनके पिताजी थे वाईएसआर, तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे बड़ी मजबूत पार्टी थी एनटी रामाराव की, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, उस पार्टी से इनको, भाजपा को अलायंस करने में, उसके साथ मिलकर सरकार बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। खैर ये चलिए राजनीतिक कारण है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के, जो एनटीआर के दामाद हैं, वो जब वहाँ थे तो ये माना जाता था कि उनके समय में आंध्र प्रदेश में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो मैं इसलिए बार बार ये उदाहरण दे रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि वाकई क्या कांग्रेस की दुर्दशा परिवारवादी राजनीति के कारण है। तो अब हम हिंदुस्तान से थोड़ा इसके पड़ोसी देशों की तरफ चलते हैं और बांग्लादेश आते हैं। बांग्लादेश में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की बेटी हो शेख हसीना, श्रीलंका में भंडार नायके, इनके पति भी राजनेता थे और इनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी वहाँ पे राजनीति में कदम रखा। नेपाल, कोइराला फैमिली, पाकिस्तान, यहाँ पे तो पूरा का पूरा मतलब एक तरफ
शरीफ परिवार ख़ानदान और दूसरी तरफ भुट्टो। हालांकि हम ये पाकिस्तान की तुलना नहीं करना चाहते हिंदुस्तान से, क्योंकि उसकी स्थिति वाकई बड़ा दयनीय रही है और अभी भी है। लेकिन श्रीलंका भंडार नायके के समय जब वो प्रेसिडेंट थी, दुनिया की और ख़ास करके एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री कई मामलों में हिंदुस्तान से आगे थी। मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, खुद इसको फैक्ट चेक को मतलब आप देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, फैक्ट्स को चेक कीजिए अपने पर। लेकिन कई मामलों में डेवलपमेंट के कई इंडेक्स पर श्रीलंका हिंदुस्तान से उस वक्त आगे था। बांग्लादेश इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ कई मामलों में हिंदुस्तान से आगे है। यहाँ भी परिवारवादी राजनीति का कंटिन्यू लगातार बोलबाला रहा है। तो सवाल है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो जाता है। हिंदुस्तान में साउथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपको और भी बहुत सारे स्टेट हैं। कर्नाटका में देवेगौड़ा फैमिली, जम्मू कश्मीर में पूरी की पूरी पार्टी ही परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। तो क्या मतलब परिवारवादी राजनीति डेमोक्रेसी में नैतिकता की दृष्टि से अच्छी है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस राजनीति की वजह से विकास बाधित होता है या विकास नहीं हो पाता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई डेटा दिख नहीं रहा, चाहे वो तमिलनाडु का हो या आंध्र प्रदेश का हो और या बाकी बांग्लादेश या श्रीलंका की जो हम लोग, हालांकि आज श्रीलंका की हालत इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं ठीक नहीं है, महंगाई की मार वहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग बगावत पे उतारू हैं। लेकिन एक वक्त में जब यहाँ परिवारवादी राजनीति थी, उस वक्त श्रीलंका या बांग्लादेश अभी इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, ये दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में कांग्रेस, जिस पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, जो बहुत हद तक सही भी है, तो क्या इस वजह से हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ कांग्रेस की राजनीति की वजह से? क्या इस वजह से, ठीक है भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना, भ्रष्टाचार एक परसेप्शन बना हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस की वजह से। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस 70 सालों में लगभग 50 साल तक वो सत्ता में रही है। तो जो ज़्यादा सत्ता में रहेगा मतलब जो ठिकरा है उसके माथे ही फूटेगा, ये बात सही है। लेकिन क्या 70 सालों में हिंदुस्तान ने विकास नहीं किया? क्या 70 सालों में हिंदुस्तान, और देखिए 70 साल एक किसी डेमोक्रेसी में, किसी राष्ट्र के इतिहास में मतलब बहुत छोटा समय होता है, बहुत छोटा समय। अमेरिका को आज़ाद हुए 300 साल से ज़्यादा हो गए, तब जाकर वो आज इतनी बड़ी ताकत बना हुआ है। हमको आज़ाद हुए सिर्फ 70 साल हुए हैं, 72-73 साल, मतलब माफ़ कीजिए 75 साल लगभग हुए हैं। तो क्या इन 75 साल में हिंदुस्तान अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचा? क्या हिंदुस्तान समुद्र की गहराइयों को नहीं नाप सका? क्या हम आकाश में अपना शासन नहीं स्थापित कर पाए? क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम फिसड्डी रह गए? क्या एक आर्थिक ताकत के तौर पर हम नहीं उभरे, खासकर 91 के बाद? तो इस सब का जवाब है कि नहीं, ऐसा हुआ। और ये कांग्रेस और इस बीच में जो तमाम छोटे छोटे समय के लिए जो अन्य पार्टियां सत्ता में आई, जिसमें भाजपा भी थी, जनता पार्टी भी थी, इन सबके सामूहिक प्रयास से हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहा। लेकिन सवाल है कि इस कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति से नुकसान क्या हुआ? हिंदुस्तान के लोगों को या हिंदुस्तान जैसे देश को इस राजनीति की वजह से क्या नुकसान हुआ? क्या इस 75 साल में हम दुनिया की नंबर 1 ताकत बन जाते, जबकि हमारे पास कई सारी समस्याएं थी जो आज भी है? हमारी इतनी बड़ी आबादी, हमारी गरीबी जो रही, अब ये सवाल है कि भाई गरीबी क्यों रही? तो गरीबी रातों रात हटाए जाने वाला चीज़ तो है नहीं, कई सारे उसके फैक्टर्स हैं। पिछले 8 साल से मोदी जी सरकार में है, गरीबी हटाने की जगह उन्होंने 60% आबादी को 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ा या आगे नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। पूंजीवाद की अपनी शैली है विकास की, वो ट्रिकल डाउन है, ऊपर घड़ा से रिश्ता हुआ नीचे आएगा तो गरीब धीरे धीरे अमीर बनेगा। मनरेगा जैसा अकेला एक कानून ने
हिंदुस्तान के गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाई। तो विकास और गरीबी से अमीरी की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है जो 10, 20, 25, 50 सालों में ख़त्म नहीं होगी, न हो सकती है। तो फिर क्या इस देश की जनता को वाकई परिवारवादी राजनीति से नफरत है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा में भी बहुत सारे परिवारवादी लोग हैं। राजनाथ सिंह के अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में किसी को टिकट नहीं मिला, उसका जिम्मेवार मैं हूं, लेकिन वो भूल गए कि दिल्ली के नाक के ठीक नीचे नोएडा में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव जीत कर आए। या हिमाचल में अभी अनुराग ठाकुर जाएंगे, जो वो भी एक परिवारवादी राजनीति के कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ एक फैमिली, गांधी फैमिली की बात होती है और ये आरोप लगाया जाता है कि परिवारवाद की राजनीति ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और देखिए, इसमें जब हम यहाँ की बात की है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में भी जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर हुआ करते थे। वहाँ बिल क्लिंटन भी होते हैं और हिलरी क्लिंटन भी होती है। तो अमेरिका जैसा देश भी, अब पता नहीं मुझे वहाँ परिवारवाद का आरोप लगता है या नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ क्यों लगता है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इसका जवाब तलाशिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।